हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अगली क्लास के लिए। और मेरी क्लास का माहौल आप देख सकते हैं, कितना नेचुरल माहौल है। पता नहीं आपको पसंद आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपनी राजस्थान जीके की क्लास चल रही थी, जिसमें हम राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक पढ़ रहे थे। और मैं आपको बता दूं, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं भूपेंद्र सिंह चारण, डायरेक्टर जय हिंद अकेडमी भीलवाड़ा राजस्थान। और मैं पिछले 12-13 सालों से जीके पढ़ा रहा हूँ। और अब तक मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाया है, हमेशा क्लासों में ही पढ़ाया है। और क्लासों में बहुत बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाए, 50-60 हज़ार से भी अधिक स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए होंगे। लेकिन ऑनलाइन में फ़र्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। भला हो लॉकडाउन का, तो मैं ऑनलाइन आ गया। तो लॉकडाउन में कुछ तो अच्छा हुआ। तो ऑनलाइन में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। और ऑनलाइन आने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल भी फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है मेरा। अभी 2 या 3 दिन पहले ही मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है भूपेंद्र सिंह चारण के नाम से। और भूपेंद्र सिंह चारण के नाम से आप जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। मेरे नाम से फेक आईडी मिल सकती है, तो आप मेरा फ़ोटो देख लें। और उसमें राजस्थान की हिस्ट्री के वीडियो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, तो आप देख के फिर कंफर्म करके ही फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे ही नाम से बना हुआ है भूपेंद्र सिंह चारण। और आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं कहानियों के रूप में पढ़ाता हूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को, इस यूट्यूब लिंक को या यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जितना आप अधिक देखेंगे, जितने आपके अच्छे रिव्यूज़ आएंगे, जितने आपके कमेंट्स आएंगे, उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा। तो आपके ये रिव्यूज़, आपके कमेंट मेरे हौसले को बहुत बढ़ाने में सहायक होंगे। तो आप सभी जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ऑटोमेटिक ही पहुंच जाएगा। बात करते हैं वापस राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा था, और वो टॉपिक था अपना राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण में मैंने पार्ट 1 भी पढ़ाया था और पार्ट 2 भी पढ़ाया था। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 भाग पढ़ा चुका हूँ राजस्थान के एकीकरण के। ये पार्ट 3 वाला वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो जब तक आप राजस्थान के एकीकरण का पार्ट 1 नहीं देखेंगे, पार्ट 2 नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये पार्ट 3 वाला भाग समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर आपने बाहुबली 1 नहीं देखी, तो आपको बाहुबली 2 समझ में नहीं आएगी। बाहुबली 2 आपको तभी समझ में आएगी जब आपने बाहुबली 1 देखी हो। तो इसीलिए अगर आपको राजस्थान का एकीकरण का आप ये वीडियो देख रहे हैं पार्ट 3 वाला, तो ये वीडियो देखना तभी सार्थक हो पाएगा कि जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो भी देखें। और राजस्थान के एकीकरण के पार्ट 1 में मैंने एकीकरण की रूपरेखा बताई थी और मत्स्य संघ के निर्माण के बारे में बताया था। और पार्ट 2 में मैंने सेकंड चरण नाम है जिसका पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा चरण जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान, और चौथा चरण जिसका नाम है वृहत राजस्थान। ये 3 चरण, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण, ये मैंने एकीकरण के पार्ट 2 में पढ़ाए थे। तो अब ये पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे एकीकरण के अगले चरण, 5वां चरण, 6वां चरण और 7वां चरण। जैसा कि आप जानते ही हैं, एकीकरण हमारा 7 चरणों में हुआ था। और कोई बता सकता है मुझे एकीकरण 7 चरणों में क्यों हुआ था? कोई भी आप सोचिए 7 चरणों में क्यों हुआ, सोचो क्या कारण था 7 चरणों में हुआ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इतना कोई विशेष बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि ये 7 चरणों में हुआ था, इसीलिए ये 7 चरणों में हुआ था। तो एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, जिसमें चौथा चरण की एंडिंग मैंने कल कर दी थी। और आज तारीख है 13 मई 2020, और 12 मई को मैंने चौथा चरण पढ़ा दिया था। चौथे चरण में एक छोटी सी बात और रह गई थी। एक तो जो बीकानेर रियासत का विलय भी चौथे चरण में ही हुआ था। तो चौथे चरण में जब बीकानेर रियासत का विलय हुआ, तो इन रियासतों को कुछ धरोहर राशि जो है वो भारत सरकार के खजाने में जमा करानी होती थी। तो ये अलग अलग रियासतों ने अलग अलग धरोहर राशि अपने अपने या तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने धरोहर राशि भारत सरकार में जमा कराई। तो ऐसी धरोहर राशि जो है सभी रियासतों ने जमा करी, लेकिन सर्वाधिक धरोहर राशि भारत सरकार में जमा कराने वाली रियासत थी बीकानेर। बीकानेर ऐसा कहते हैं 4 करोड़ 87 लाख समथिंग ऐसी धरोहर राशि
भारत सरकार में जमा कराई थी। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें कि इस प्रकार की धरोहर राशि सर्वाधिक जमा कराने वाली रियासत कौन सी है, बीकानेर। फिर चौथे चरण में चूंकि प्रधानमंत्री अपने हीरालाल शास्त्री थे, मतलब हीरालाल जी शास्त्री का मंत्रिमंडल बनाया गया था, तो उस मंत्रिमंडल में कुछ लोग भी शामिल हुए थे, उनके भी थोड़े नाम आप ध्यान रख लेना। मैं चतुर्थ चरण की बात कर रहा हूँ। तो हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बनाए गए, उनके मंत्रिमंडल में 5-7 लोगों के आप नाम ध्यान रखें। जैसे एक नाम ध्यान रखें आप, सिद्धराज ढड्डा। वे सिद्धराज ढड्डा ये जयपुर के थे, इनका नाम ध्यान रखें। एक प्रेम नारायण माथुर जो उदयपुर के थे, जो तीसरे चरण में भी थे। तो चूंकि तीसरे चरण वाले चौथे चरण में आ गए, तो प्रेम नारायण माथुर वो भी हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल रहे। इसके अलावा जोधपुर के फूलचंद बापना, नरसिंह कछवाहा और राव राजा हणूत सिंह, तो ये 3 लोग भी जो है इस चौथे चरण में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे। इसके अलावा कोटा के वेदपाल त्यागी को भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तो हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में आप 4-5 नाम ध्यान रखें। वेदपाल त्यागी कोटा के हैं, सिद्धराज ढड्डा जयपुर के हैं, प्रेम नारायण माथुर उदयपुर के हैं, फूलचंद बापना, नरसिंह कछवाहा और राव राजा हणूत सिंह ये जोधपुर के लोग थे, जिनको हीरालाल जी शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तो ये तो बात होगी हमारे चतुर्थ चरण तक की। अब अपन पढ़ रहे हैं एकीकरण का 5वां चरण। अब एकीकरण के 5वें चरण का नाम था संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। एकीकरण का जो 5वां चरण था इसका नाम था संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। अब इसका नाम संयुक्त वृहत्तर राजस्थान क्यों पड़ा? क्योंकि चौथे चरण में वृहत राजस्थान था। अब वृहत राजस्थान में हम किसी और रियासत को मिलाएंगे तो वृहत तो था, कुछ और मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर संयुक्त वृहत हो जाएगा। तो 5वें चरण का नाम इंपॉर्टेंट है, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। अब इस 5वें चरण में क्या हुआ? देखो, अपन ने जो वृहत राजस्थान बनाया था, उस वृहत राजस्थान में रियासतें थी 14। मैंने आपको कल बताया था कि वृहत राजस्थान में 14 रियासतें थी। तो हमने अब तक कितनी रियासतों को टच कर लिया? जो वृहत राजस्थान की 14 रियासतें प्लस हमारा जो मत्स्य संघ हमने शुरुआत में बनाया था, उस मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी। तो 4 तो मत्स्य संघ वाली और 14 ये वृहत राजस्थान वाली। तो 4 और 14 18 रियासतें हम अप्रोच कर चुके हैं। अब एक रियासत बची हुई सिरोही, उसका आगे छठे चरण में देखेंगे। तो इस 5वें चरण में हम क्या करेंगे? पटेल साहब ने सोचा कि जो हमने मत्स्य संघ बनाया था प्रारंभ में 18 मार्च 1948 को, अब एक काम करते हैं, इस मत्स्य संघ का विलय कर देते हैं इस चौथे चरण वाले वृहत राजस्थान में। पटेल ने कहा ठीक है, शुरुआत में बना दिया मत्स्य संघ को, तो अब इस मत्स्य संघ का विलय कर देते हैं वृहत राजस्थान के अंदर। तो इस मत्स्य संघ का विलय हो जाएगा अब वृहत राजस्थान में। अब मत्स्य संघ का जो विलय वृहत राजस्थान में हुआ, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति क्यों बनी? क्योंकि जो भरतपुर और धौलपुर रियासतें थी मत्स्य संघ के अंदर, भरतपुर धौलपुर, वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी भाषाई आधार के, भाषा के आधार पर। चूँकि उनकी भाषा उत्तर प्रदेश से मिलती जुलती है, तो इसीलिए भरतपुर और धौलपुर रियासत उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। तो इसके लिए फिर एक शंकर राव समिति का गठन किया गया, जिसने डिसाइड किया कि मत्स्य संघ को उत्तर प्रदेश में रखना है या राजस्थान में रखना है। क्योंकि एक समय नौबत ऐसे आ गई थी, मत्स्य संघ की जो रियासतें थी, 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसमें से भरतपुर धौलपुर यूपी मिलना चाह रही थी। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने एक शंकर राव समिति का गठन किया। इस शंकर राव समिति में टोटल 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 3 मेंबर। पहले तो शंकर राव खुद जो अध्यक्ष थे, एक थे प्रभुदयाल सिंह और एक थे आर.के. सिंघवी। आर.के. सिंघवी, प्रभुदयाल सिंह और खुद शंकर राव। तो ये किसी एग्जाम में प्रश्न आया था ये कि शंकर राव समिति में कितने मेंबर थे? शंकर राव समिति में कुल 3 मेंबर थे। तो शंकर राव समिति ने सिफारिश की। सिफारिश करने से पहले से रिसर्च किया, लोगों से सर्वे किया गया, लोगों के मन की बात जानी गई कि भी वो उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं या राजस्थान में जाना चाहते हैं। तो इस सर्वे के आधार पर फिर शंकर राव समिति ने रिपोर्ट दी कि मत्स्य संघ का विलय किया जाना चाहिए राजस्थान में, क्योंकि भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली ये शुरू से ही राजपूताने के अभिन्न अंग रहे। उत्तर प्रदेश में इनको मिलाना राजस्थान के साथ या राजपूताने के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इसीलिए शंकर राव समिति की सिफारिश पर, मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, शंकर राव समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? शंकर राव समिति की सिफारिश पर
मत्स्य संघ का विलय किया जा रहा है वृहत राजस्थान में। और ये चरण कौन सा चल रहा है? 5वां चरण। तो 5वें चरण में क्या हुआ? वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। तो वृहत राजस्थान था, उसमें मत्स्य संघ की 4 रियासतें और मिली। तो वृहत था, 4 और मिल गई, इसलिए नाम पड़ गया संयुक्त वृहत राजस्थान। अब इस संयुक्त वृहत राजस्थान में टोटल रियासतें कितनी हो गई? सोचिए आप, थोड़ा सोचो, तब तक मैं थोड़ा इधर उधर देख लेता हूँ। मेरे आसपास गाय घूम रही है हमारे खेत की गाय है, इधर से गाय बोल भी रही है। तो आपने सोचा क्या कि वृहत राजस्थान में कितनी रियासतें हुई? वृहत राजस्थान में 4 रियासतें थी। अब वृहत राजस्थान में अपने 14 रियासतें टोटल थी, जो चौथा चरण था अपना। अब वृहत राजस्थान में अपने मत्स्य संघ को और मिलाया, तो 14 के अंदर 4 और मिल गई। तो 14 और 4 कितनी होगी? 18। तो इसका मतलब हमारा जो 5वां चरण है संयुक्त वृहत राजस्थान, इस संयुक्त वृहत राजस्थान में कुल रियासतें कितनी हो गई? 18 रियासतें हो गई। 18 क्यों हो गई? वृहत राजस्थान की 14 और मत्स्य संघ की 4। तो इस संयुक्त वृहत राजस्थान 5वें चरण में कुल रियासतें आ चुकी है 18। अभी 18 रियासतें कौन सी है? हमारी टोटल रियासतें थी 19। तो एक सिरोही को हटा दो, तो सिरोही के अलावा सभी 18 रियासतें इस 5वें चरण में राजस्थान में मिल चुकी थी। तो 5वां चरण संयुक्त वृहत राजस्थान, इसमें कुल रियासतें मिल चुकी है 18। सिर्फ किस रियासत को छोड़ के? सिरोही रियासत को छोड़ के बाकी सभी रियासतें हमारे 5वें चरण तक राजस्थान में शामिल हो चुकी थी। अब इसमें 18 रियासतें हुई। अब आप ये बताइए, इस 5वें चरण में कुल ठिकाने कितने हो जाएंगे? सोचो यार, 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं जंगलों में बैठ के, कितनी रिस्क ले रहा हूँ। मेरे बाल भी बिगड़ जाते हैं, हवा से बार बार सेट करना पड़ता है इनको। तो ठिकाने कितने? 3 कैसे? देखो, वृहत राजस्थान में 2 ठिकाने थे, एक तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा वाला, एक लावा जयपुर वाला। 2 ऑलरेडी वृहत राजस्थान में थे। अब वृहत राजस्थान में अपन ने मत्स्य संघ का विलय किया, तो मत्स्य संघ में एक ठिकाना था, कौन सा? सही कहा आपने, अलवर वाला नीमराना ठिकाना। तो वृहत राजस्थान में 2 ऑलरेडी थे, मत्स्य संघ का नीमराना और आ गया। तो इसका मतलब इस 5वें चरण संयुक्त वृहत राजस्थान में सारे ठिकाने शामिल हो चुके थे। और टोटल ठिकाने कितने? 3। तो हमारे इस 5वें चरण संयुक्त वृहत राजस्थान में 18 तो रियासतें मिल चुकी है और तीनों के तीनों ठिकाने मिल चुके हैं। तो ये 5वां चरण प्रथम चरण था जिसमें तीनों ठिकाने एक साथ आए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई तीनों ठिकाने सर्वप्रथम किस चरण में एक साथ मिले, तो 5वें चरण में एक साथ मिले, जिसका नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। और ये नीमराना ठिकाना मैं आपको बता दूं, ये जो 3 ठिकाने हैं हमारे लावा, कुशलगढ़ और नीमराना, ये नीमराना ठिकाना सबसे बड़ा ठिकाना था इन तीनों में से। ये भी आप फैक्ट ध्यान रखें। अब ये 5वां चरण हमारा चल रहा है संयुक्त वृहत राजस्थान। अब बात आती है इसके उद्घाटन की। तो आप ये बताओ, पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? एक मिनट, फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर देता हूँ, करना भूल गया था। पुश करता हूँ पहले इसे। तो अब इस वृहत राजस्थान के उद्घाटन की बात आई, तो पहला जो चरण था मत्स्य संघ, उसका उद्घाटन किया NV गाडगिल ने। दूसरे चरण का उद्घाटन भी NV गाडगिल ने। तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया था? वो भोपाल सिंह जी ने बुलाया था कि भाई मेरी बड़ी रियासत है, किसको बुलाओ? बड़े आदमी को बुलाओ। कौन थे वो बड़े आदमी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे चरण में, सही कहा आपने। और चौथे चरण जो वृहत राजस्थान था, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, उस वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सही कहा आपने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मैंने आपको बताया था, नाराज हो गए थे वो। तो 4 चरण के उद्घाटन तो अपन देख चुके हैं। अब ये 5वां चरण चल रहा है और इसका उद्घाटन भी किया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही इस 5वें चरण का उद्घाटन किया था। तो सरदार पटेल ने, ध्यान रखें आप, 2 चरणों का उद्घाटन किया, चौथे का भी किया और 5वें का भी किया। अब सवाल है कि उद्घाटन कब किया गया? ये तारीख इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 15 मई 1949। 15 मई 1949 को, तारीख पुनः रिपीट कर रहा हूँ मैं, 15 मई 1949, 15 मई 1949 को हमारा ये 5वां चरण बना। तो 5वें चरण की तारीख इंपॉर्टेंट है, 15 मई 1949। अब इस 5वें चरण में राजधानी जयपुर ही रहेगी। ये 5वें चरण में अब जो हमारे चौथे चरण में जो थे, चाहे राजधानी हो, चाहे राज प्रमुख हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी वही रहेंगे।
तो 5वें चरण में आपको इतना याद नहीं करना है, जो चौथे चरण में थे वही 5वें चरण में होंगे। चौथे चरण की राजधानी जयपुर थी, तो 5वें में भी जयपुर रही। चौथे में राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड थे, तो 5वें के भी राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड रहे। चौथे चरण में महाराज प्रमुख एकमात्र बनाए गए थे, मैंने आपको कल बताया था, भोपाल सिंह जी। चौथे चरण में महाराज प्रमुख भोपाल सिंह बने थे, तो 5वें में भी महाराज प्रमुख भोपाल सिंह जी ही रहे। और हमारे भोपाल सिंह जी जो थे, ये अंतिम समय तक, मरणोपरांत तक महाराज प्रमुख के पद पर, ये मृत्यु तक ये महाराज प्रमुख के पद पर रहे थे। कौन? भोपाल सिंह जी। तो महाराज प्रमुख भोपाल सिंह जी हो गए। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री चले आ रहे हैं, तो 5वें चरण में सब वो का वही रहा। राजधानी जयपुर, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह और प्रधानमंत्री हीरालाल जी शास्त्री। तो ये था हमारा 5वां चरण। 5वें चरण में शॉर्ट में वापस रिपीट कर दूं, 5वें चरण का नाम है संयुक्त वलयत राजस्थान। तारीख है 15 मई 1949। उद्घाटन किसने किया? सरदार पटेल ने। 5वें चरण में कुल रियासतें कितनी आ गई? 18। किसको छोड़ के? सिरोही को छोड़ के। ठिकाने कितने आ गए? 3 ठिकाने आ गए। सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है? नीमराना। तो ये था हमारा 5वां चरण, संयुक्त वलयत राजस्थान। अब आते हैं अपन छठे चरण की तरफ, और छठे चरण का नाम था राजस्थान संघ। अब 18 रियासतें हम टच कर चुके हैं, 18 को हम राजस्थान में मिला चुके हैं। अब आप ये बताओ कौन सी रियासत बची हुई है? बताओ यार। सिरोही, सही कहा आपने। तो सिरोही रियासत बची हुई है। अब सिरोही क्यों बची? इसके पीछे भी थी एक दुख भरी दास्तान, और वो दास्तान क्या थी? मैंने आपको बताया था, सिरोही के ऊपर नज़र थी सरदार पटेल की, और नज़र सीधी थी या तिरछी थी? तिरछी नज़र थी। तो तिरछी नज़र सरदार पटेल की थी। सरदार पटेल जो थे, हमारे सिरोही को मिलाना चाहते थे गुजरात के अंदर। हालांकि उस वक्त गुजरात का अस्तित्व नहीं था, बॉम्बे प्रांत था, और बॉम्बे प्रांत से ही फिर गुजरात और महाराष्ट्र निकले। तो सरदार पटेल जो थे, सिरोही को बॉम्बे प्रांत के द्वारा आगे फिर गुजरात में ले जाना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने सिरोही को लास्ट तक छेड़ा नहीं, कि सिरोही को बाद में देखेंगे। और सिरोही को भी क्यों ले जाना चाहते थे? क्योंकि सिरोही में एक खूबसूरत जगह है। इससे खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, और वो खूबसूरत जगह है माउंट आबू। तो माउंट आबू जो है वो एक हिल स्टेशन राजस्थान का, देलवाड़ा वगैरह। तो इसलिए सरदार पटेल चाहते थे भी इतना अच्छा स्थान है, इसको हम गुजरात में रखेंगे। तो सरदार पटेल सिरोही को गुजरात में मिलाना चाह रहे थे। तो इसका पता फिर हमारे राजस्थान के नेताओं को लगा, और सिरोही के प्रमुख नेता, मैं छठे चरण की बात कर रहा हूँ, 5वां हो चुका है, और सिरोही के प्रमुख नेता थे हमारे गोकुल भाई भट्ट। नाम सुना होगा आपने, गोकुल भाई भट्ट। आलिया भट्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट ये सिरोही के थे, और ये फेमस थे किस नाम से? राजस्थान के गांधी। भी राजस्थान का गांधी कहा जाता था गोकुल भाई भट्ट को। तो गोकुल भाई भट्ट को जब पता लगा कि भी ऐसे ऐसे हमारे सिरोही को जो है गुजरात में मिलाने का प्रयास किया जा रहा है, और प्रयास भी कैसे किया जा रहा था? सरदार पटेल ने क्या किया था? सिरोही को राजपूताना स्टेट एजेंसी से निकाल कर वेस्टर्न इंडियन स्टेट एजेंसी में डाल दिया। और वेस्टर्न इंडियन स्टेट एजेंसी आती थी मुंबई प्रांत में, और मुंबई प्रांत से फिर आगे वो गुजरात में इसको ले जाना चाह रहे थे। तो अगर आपको पूछ ले कि पटेल साहब ने किस रियासत को राजपूताना स्टेट एजेंसी से निकाल कर इंडियन वेस्टर्न स्टेट एजेंसी मुंबई प्रांत में शामिल किया, तो सिरोही को शामिल किया था। तो गोकुल भाई भट्ट को पता लग गया कि ऐसे ऐसे हमारे सिरोही को जो है दूसरे राज्य में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी एजेंसी में मिला दिया गया, मुंबई प्रांत की एजेंसी में मिला दिया गया। तो गोकुल भाई भट्ट ने इसका विरोध कर दिया कि पटेल साहब और सब ठीक है, लेकिन ये बात चलने वाली नहीं है, ये बात चालबा वाली कौन है? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, सिरोही मांगोगे तो पटेल ने कहा यार देखो ठीक है, हम एक काम करते हैं, जो सिरोही का आपका इलाका है, जिसमें आपका हाथल गांव में गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था, आप वाला इलाका, गोकुल भाई भट्ट का आपका इलाका, इसको मैं एक काम करता हूँ, राजस्थान में मिला देता हूँ। और चूंकि सरदार पटेल जो थे उस वक्त सर्वे सर्वा थे, नेहरू जी ने वीटो पावर दिया हुआ था उनको। हालांकि ये बात नेहरू जी तक भी पहुंची थी, ये बात कि ऐसे ऐसे राजस्थान के नेताओं ने मैसेज किया कि यार हमारे सिरोही को जो है गुजरात में मिलाया जा रहा है, तो ये बात नेहरू जी तक भी पहुंचेगी। तो नेहरू जी ने भी सरदार पटेल को कहा ठीक है देख लो यार, क्योंकि सिरोही, अर्बुद प्रदेश, चंद्रावती प्रदेश हमेशा से राजपूताने का हिस्सा रहा है, तो आप ऐसा ना करें, इसको राजस्थान में रखें। लेकिन फिर भी पटेल ने अपने वीटो पावर का यूज़ करते हुए, चूँकि पटेल की मुख्य नज़र तो आबू और देलवाड़ा पे थी, तो पटेल ने इसमें मध्यम मार्ग निकाला, और पटेल ने आधा सिरोही, जिसमें गोकुल भाई भट्ट साहब वाला इलाका आता था,
वो आधा सिरोही तो मिला दिया राजस्थान में, और जो आबू देलवाड़ा इलाका था उस इलाके को मिला दिया उन्होंने गुजरात में, बॉम्बे प्रांत में। तो इस छठे चरण में क्या किया पटेल साहब ने, आधा सिरोही तो मिलाया राजस्थान में, और आबू देलवाड़ा वाला भाग, वो भाग मिला दिया उन्होंने गुजरात में। तो छठे चरण में सिर्फ इतना ही होगा। और छठे चरण की तारीख इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950। छठे चरण की तारीख तो बहुत सिंपल है, बचपन से सुनते आ रहे हैं अपन, 15 अगस्त 26 जनवरी, इस दिन अपन स्कूल नहा के जाते थे मजाक कर रहा हूँ। तो 15 अगस्त 26 जनवरी बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो छठे चरण की तारीख है 26 जनवरी 1950। छठा 26, छठा 26, छठा 26, छठे चरण की तारीख 26 जनवरी 1950। और छठे चरण का नाम है राजस्थान संघ। और छठे चरण 26 जनवरी 1950 में जब सिरोही मिल गया तो एक तरीके से 19 ही रियासतों को हमने टच कर लिया, राजस्थान का लगभग निर्माण हो गया। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 के छठे चरण में राजस्थान को राज्य के रूप में एक संवैधानिक मान्यता भी दे दी गई। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि राजस्थान को संवैधानिक मान्यता कब मिली, तो छठे चरण में 26 जनवरी 1950 में। लेकिन अगर आपसे यूँ पूछा जाए कि एकीकरण के जो 7 चरण थे उनमें राजस्थान शब्द सबसे पहले किस चरण में आया, सोचो आप, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में कि 7 चरणों में राजस्थान शब्द सबसे पहले किस चरण में आया। सही कहा आपने, सेकंड चरण में। सेकंड चरण में राजस्थान शब्द आया था। पहले में मत्स्य संघ था, राजस्थान नाम नहीं था। सेकंड का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। तो राजस्थान वर्ड सबसे पहले सेकंड चरण में यूज किया गया। लेकिन राजस्थान को राज्य के रूप में एक संवैधानिक मान्यता किस चरण में मिली, छठे चरण में। और छठे चरण में फिर हमारा इस प्रकार सिरोही का विलय, आधा सिरोही राजस्थान में मिलाया गया, आधा सिरोही गुजरात में मिलाया गया। तो छठे चरण में फिर चूंकि आबू अब हमारा जा चुका था, कुछ नहीं हो सकता था, सारी जो औपचारिकताएं वो पूरी कर ली गई। तो हमारे नेता लगातार फिर इसका विरोध करते रहे, और विरोध करते करते फिर आ चुका है 7वां चरण। 1950 से अब आ चुके हैं अपन 1956 में। और 1956 में कौन सा चरण हुआ था आप जानते हैं, आखिरी चरण कौन सा है हमारा, 7वां चरण। तो हमारे राजस्थान के नेताओं ने 1950 से लेकर के 1956 तक लगातार 6 सालों तक इस बात का विरोध किया कि नहीं साहब, हमारा आबू देलवाड़ा जो था वो आबू देलवाड़ा हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। आबू देलवाड़ा तो हमारे राजस्थान की आन बान शान है साहब, ये तो वापस आपको लौटाना ही पड़ेगा पटेल साहब, ये वापस आपको जो है हमारे राजस्थान में मिलाना पड़ेगा। तो गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में राजस्थान के कई नेताओं ने इस प्रकार की मांगे रखी, आंदोलन हुए। एक मुनि जीन विजय भी थे, जैन मुनि, इन्होंने भी जो है वापस आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने का प्रयास किया था। राम मनोहर लोहिया ने एक राजस्थान आंदोलन समिति का गठन भी किया था। ये भी आप नाम ध्यान रखें कि राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसने किया, कि राम मनोहर लोहिया ने किया था। ये भी आप ध्यान रखना। तो लगातार 6 सालों तक आबू देलवाड़ा के लिए प्रयास किए गए कि वापस आबू देलवाड़ा को हमको राजस्थान में लाना है। फिर पटेल साहब भी समझ चुके थे कि यार अब आबू को गुजरात में रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फजल अली आयोग भी बन चुका था। फजल अली आयोग ने भी सिफारिशें कर दी, नहीं आबू देलवाड़ा तो वापस राजस्थान में ही जाएगा भाषा के आधार पर। ये आपको पता है राज्य पुनर्गठन आयोग बना था एक फजल अली की अध्यक्षता में, तो 1953 में बना था, और 1956 में इस आयोग ने अपनी सिफारिशें की थी। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में बना था। इसमें कुल 3 मेंबर थे, एक तो फजल अली खुद, एक हृदयनाथ कुंजरू और एक के.एम. पणिक्कर। तो इस फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर फिर ये घोषणा कर दी गई आबू देलवाड़ा को वापस राजस्थान में भेजा जाएगा। तो सरदार पटेल भी समझ गए अब साहब आबू को भेजना ही पड़ेगा। तो पटेल ने पूरा प्रयास किया था आबू को रोकने का। आबू देलवाड़ा को या आबू देलवाड़ा के लोगों को गुजराती सिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन आबू देलवाड़ा के लोगों ने कहा साहब हम तो राजस्थानी बोलेंगे, धरती धोरारी, जय जय राजस्थान, केसरिया बालम आवो नी, पधारो मारे देश रे, हम तो राजस्थान ही जाएंगे। तो फिर सरदार पटेल ने कहा आबू के लोगों को, ठीक है चलो तुमको राजस्थान जाना है, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आबू के लोगों ने कहा क्या शर्त है? तो पटेल साहब ने कहा बोलो गुजरात जिंदाबाद।
आबू के लोगों ने कहा ठीक है, गुजरात जिंदाबाद। पटेल ने कहा दोबारा बोलो, तो आबू के लोगों ने बोल दिया गुजरात जिंदाबाद। फिर कहा मजाक कर रहा हूँ, तो राजस्थान, तो आबू के लोगों ने कह दिया देखो पटेल साहब, हमारा राजस्थान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हमें आपके गुजरात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो वापस कहाँ जाएंगे, राजस्थान ही जाएंगे। तो फिर हमारे आबू के लोग जो है, या आबू देलवाड़ा जो है, उसका विलय वापस 7वें चरण में आबू देलवाड़ा का विलय पुनः राजस्थान में कर दिया गया। तो 7वां चरण जो था, इसमें फिर राजस्थान का विधिवत नाम आ गया राजस्थान। तो 7वें चरण में राजस्थान का विधिवत नाम आ गया राजस्थान। और 7वें चरण की तारीख है 1 नवंबर 1956। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने, 1 नवंबर 1956। तो इस दिन चूंकि राजस्थान की विधिवत रूप से स्थापना हो गई, जो हमारा आबू देलवाड़ा वापस हमारे पास आ गया, तो इसीलिए इस 1 नवंबर को हम राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। ये ध्यान रखें, राजस्थान दिवस है 30 मार्च और राजस्थान का स्थापना दिवस है 1 नवंबर। तो राजस्थान की विधिवत स्थापना हुई, आबू देलवाड़ा का राजस्थान में पुनः विलय हो गया 7वें चरण में। अब सिरोही एक ऐसी रियासत थी जिसका विलय 6ठे चरण में भी हुआ और 7वें में भी हुआ। तो सिरोही रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ। सिरोही रियासत का 6ठे में भी हुआ था और 7वें में भी हुआ। 6ठे चरण में आधा सिरोही मिलाया गया था और 7वें चरण में आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। फिर 7वें चरण में कुछ और भाग भी राजस्थान में मिले, जैसे हमारा अजमेर मेरवाड़ा वाला जो भाग था, वो अजमेर मेरवाड़ा वाला भाग अभी तक बेचारे को अपन ने टच ही नहीं किया। तो अजमेर के लोगों ने कहा यार क्या कर रहे हो भाई साहब, हमको भूल गए क्या, मैं कि ऊपर आकाश मुआन पड़ा गई, माँ को भी ध्यान रखो, माने भी किन किन मिलो, मैं कटा जाऊँ वहाँ। तो पटेल साहब ने कहा टेंशन मत लो, आपको भी जो है राजस्थान में मिलाते हैं। तो अजमेर मेरवाड़ा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, जो सी श्रेणी का प्रदेश था, उस अजमेर मेरवाड़ा का विलय भी राजस्थान में कर दिया गया 7वें चरण में। तो सवाल इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अजमेर का विलय किस चरण में हुआ, 7वें चरण में हुआ। और अजमेर जो है राजस्थान का 26वां जिला बना। जब एकीकरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 के दिन, तो उस एकीकरण जब पूरा हुआ तो एकीकरण के समय हमारे राजस्थान में कुल 26 जिले हो गए और 26वां जिला कौन सा बना, अजमेर। फिर कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान भी हुआ राजस्थान और एमपी के बीच में। जैसे एमपी का एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा, कौन सा टप्पा, सुनेल टप्पा, उस सुनेल टप्पा क्षेत्र को मिलाया गया राजस्थान में। और राजस्थान का एक क्षेत्र था सिरोंज, उस सिरोंज क्षेत्र को मिलाया गया मध्य प्रदेश में। तो सुनेल टप्पा तो हमने लिया और सिरोंज हमने दिया। आटा साटा सुना होगा आपने, आटा साटा ब्याह होते हैं, तो वैसे ही हमने सुनेल टप्पा तो राजस्थान एमपी से लिया और हमारा सिरोंज जो है वो एमपी को दिया। तो सुनेल टप्पा का विलय राजस्थान में हुआ और राजस्थान के सिरोंज क्षेत्र का विलय एमपी में किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो 7वें चरण में आबू देलवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ, अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ और एमपी के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय राजस्थान में किया गया और राजस्थान के सिरोंज क्षेत्र का विलय एमपी में किया गया। और एकीकरण के समय राजस्थान में कुल जिले कितने हो गए, 26। फिर इस एकीकरण में जब हमारा राजस्थान बन चुका है तो राजस्थान को एक श्रेणी दी गई, एक कैटेगरी दी गई और वो कैटेगरी दी गई थी बी या ब। तो बी या ब या फिर ख भी कह सकते हैं आप। तो बी या ब या ख श्रेणी राजस्थान को दी गई। और बी या ब श्रेणी राजस्थान को क्यों मिली, क्योंकि राजस्थान का निर्माण रियासतों के एकीकरण के द्वारा किया गया था और भारत के जो भी राज्य एकीकरण के द्वारा बन रहे थे उन राज्यों को बी श्रेणी का दर्जा दिया जा रहा था। और चूंकि राजस्थान का निर्माण भी एकीकरण के द्वारा हुआ, इसीलिए राजस्थान को बी श्रेणी मिली। अब सवाल ये ए श्रेणी में कौन से राज्य हैं, तो ए श्रेणी में वो राज्य थे जो अंग्रेजों के समय से ही जिनको राज्य का दर्जा मिला हुआ था। तो अंग्रेजों के समय में राज्य का दर्जा किसको मिला हुआ, जैसे बॉम्बे प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। तो ऐसे कुछ प्रांत जो थे वो अंग्रेजों के टाइम पे राज्य थे, उनको ए श्रेणी का दर्जा दिया गया। और जो एकीकरण के द्वारा बने उनको बी श्रेणी का दर्जा दिया गया और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो थे सी श्रेणी के। तो हमारा राजस्थान एकीकरण के समय बी श्रेणी का राज्य बना। इस 7वें चरण में जो हमारा राज प्रमुख का पद था, उस राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज प्रमुख के पद की जगह एक नया पद बनाया गया। कौन सा, बताइए कौन सा पद, राज्यपाल। सही कहा आपने, राज्यपाल का पद बनाया गया। तो 7वें चरण में राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ
और नया पद बना राज्यपाल का। तो इसका मतलब राज्यपाल का पद कब बना? 1 नवंबर 1956 को। पहले राज्यपाल कौन है हमारे? आप जानते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह जी। दूसरे राज्यपाल कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरे का नाम भी आप ध्यान रखें, डॉक्टर संपूर्णानंद। जिनकी लाइफ में है संपूर्ण आनंद, वो है हमारे संपूर्णानंद। और ये पहले राज्यपाल थे जिनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया था, और पहले राज्यपाल थे जिनके समय राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन भी लगा था। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी सेकंड राज्यपाल, और पहले राज्यपाल है हमारे गुरुमुख निहाल सिंह जी। और राज्यपाल का पद कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956 को। तो ये हमारा 7वां चरण कंप्लीट हुआ। 7वें चरण को वापस शॉर्ट में रिपीट करूँ। 7वें चरण में राजस्थान का पूरा नाम आ गया राजस्थान। राजस्थान की विधिवत स्थापना हो गई, इसलिए 1 नवंबर राजस्थान का स्थापना दिवस। और एकीकरण के समय कुल जिले कितने हो गए? 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर। और सिरोही रियासत का विलय 2 पार्ट में हुआ। आधा भाग छठे चरण में मिला था, और आबू देलवाड़ा वाला भाग 7वें चरण में मिला। और अपन ने क्षेत्रों का आदान प्रदान किस राज्य के साथ किया? एमपी के साथ। एमपी का सुनील टप्पा लिया और हमारा सिरोंज एमपी को दिया। और 7वें चरण में राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ, और नया पद कौन सा बना? राज्यपाल का। पहले राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। और सेकंड राज्यपाल कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। और राजस्थान को किस श्रेणी का दर्जा मिला? बी श्रेणी का दर्जा मिला। और जो अंग्रेजों के टाइम पे राज्य बने हुए थे उनको कौन सी श्रेणी का दर्जा मिला था? ए श्रेणी का। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको कौन सी श्रेणी का दर्जा मिला? सी श्रेणी का। 1956 जब 7वां चरण हुआ हमारा, उस वक्त राजस्थान के सीएम कौन थे? उस वक्त राजस्थान के सीएम थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। तो ये भी ध्यान रखें आप, 7वां चरण जब एकीकरण पूरा हुआ तो उस वक्त सीएम थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। एकीकरण में कुल समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 7 14, 8 7 14, 8 7 14, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन एकीकरण में कुल समय लगा। इसके अलावा एकीकरण की जो हमारी 19 रियासतें थी, इन 19 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के हिसाब से थी जोधपुर रियासत। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा रियासत। सबसे बड़ी जोधपुर, सबसे छोटी शाहपुरा। जनसंख्या सबसे अधिक किस रियासत की थी? जहाँ पर अभी भी जिस जिले में ज़्यादा है उसी रियासत में है, जयपुर। तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर रियासत की थी, और न्यूनतम जनसंख्या हमारे शाहपुरा की थी। तो ध्यान रखें आप, शाहपुरा का क्षेत्रफल भी कम है और जनसंख्या भी कम है। और क्षेत्रफल ज़्यादा किसका है? जोधपुर का। और क्षेत्रफल कम किसका है? शाहपुरा का। जनसंख्या ज़्यादा किसकी है? जयपुर की। और जनसंख्या कम किसकी है? शाहपुरा की। सबसे पुरानी रियासत कौन सी? मनख बसे मेवाड़ सबसे पुरानी रियासत है, मेवाड़ या उदयपुर रियासत। और सबसे नई रियासत कौन सी इन 19 रियासतों में? सबसे नई रियासत है झालावाड़ रियासत। झालावाड़ रियासत सबसे नवीनतम रियासत है। नवीनतम क्यों? क्योंकि इसका निर्माण हुआ था 1838 में। नवीनतम भी कह सकते हो, या सबसे आखिरी में बनने वाली भी कह सकते हो। भाई नवीनतम रियासत भी हो सकती है, या सबसे आखिरी में बनने वाली रियासत, दोनों एक ही बात है। झालावाड़ रियासत 1838 में ये रियासत बनी गई थी। और 1838 में जब ये रियासत बनी उस वक्त अंग्रेज भी हमारे राजस्थान में थे। तो इसका मतलब झालावाड़ रियासत को बनाने में कहीं न कहीं योगदान था या रोल था अंग्रेज़ों का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस रियासत के निर्माण में अंग्रेज़ों का योगदान रहा, तो वो थी झालावाड़ रियासत, जो बनाई गई थी 1838 में। और झालावाड़ के संस्थापक कौन बने थे? झाला जालिम सिंह नहीं, झाला मदन सिंह। तो झाला मदन सिंह ये झालावाड़ के संस्थापक भी बने थे। और इन 19 रियासतों में एक मुस्लिम रियासत कौन सी थी? जो आप जानते हैं, टोंक रियासत। इन 19 रियासतों में ऐसी कौन सी 2 रियासतें हैं जिनके पास तोपों की सलामी का अधिकार नहीं, मतलब जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी? वो 2 रियासतें कौन सी है? वो 2 रियासतें हैं किशनगढ़ और शाहपुरा। चूँकि छोटी रियासतें थी तो इसीलिए अंग्रेज़ों की तरफ से इनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो कौन सी 2 रियासतें जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती है? वो 2 रियासतें हैं किशनगढ़ और शाहपुरा। उत्तरदायी शासन इन 19 रियासतों में सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? मैंने आपको पहले भी बताया था, उत्तरदायी शासन सबसे पहले स्थापित हुआ शाहपुरा में। और ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना का कोई प्रयास ही नहीं किया? वो रियासत है जैसलमेर। जैसलमेर रियासत में उत्तरदायी शासन के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। वो कौन सी रियासतें हैं जो राजस्थान में मिलना ही नहीं चाहती थी? तो ऐसी 4 या 5 रियासतें हैं जो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती है। अगर पूर्व से स्टार्ट करें अपन तो वो रियासतें हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर। धौलपुर के बारे में मैंने आपको बताया भी था, पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। और अलवर में भी थोड़ा डिस्प्यूट हो गया था तेज सिंह और भारत सरकार के बीच में, इसलिए अलवर भी नहीं मिलना चाह रहा था। और भरतपुर जो है वो यूपी में मिलना चाह रहा था। इसके अलावा डूंगरपुर और जोधपुर ये भी जो है राजस्थान में नहीं मिलना चाह रहे थे। तो एक फैक्ट के तौर पे आप ये ध्यान रखें, अलवर,
भरतपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर और जोधपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर और जोधपुर, ये 5 रियासतें ऐसी थी जो कि राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। इसके अलावा एक बात और भी कि विलय पत्र पर सबसे पहले साइन जो भारत सरकार ने विलय पत्र जारी किया था, उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किस रियासत ने किए थे? बीकानेर रियासत ने। और विलय पत्र पे सबसे आखिरी में हस्ताक्षर किसने किए? धौलपुर रियासत ने। तो इससे मिलता जुलता एक प्रश्न और भी है कि एकीकरण में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन सी है? ध्यान से सुनना, ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। विलय पत्र पे तो बीकानेर हो गया, लेकिन एकीकरण में सबसे पहले शामिल कौन सी रियासत हुई? एकीकरण किस संघ से स्टार्ट हुआ था? मत्स्य संघ से स्टार्ट हुआ था। तो एकीकरण की शुरुआत मत्स्य संघ से हुई। तो मत्स्य संघ में 4 रियासतें मिली थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इन चारों में से एकीकरण में सबसे पहले शामिल हुआ था अलवर। तो ध्यान रखें, तो अलवर एकीकरण में सबसे पहले शामिल होने वाली रियासत थी। विलय पत्र पे सबसे पहले साइन किए बीकानेर ने, क्योंकि विलय पत्र तो 15 अगस्त 1947 से पहले हो चुका था। तो विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए बीकानेर वालों ने, लेकिन एकीकरण जो हमारा 1948 में स्टार्ट हुआ, उस एकीकरण में सबसे पहले साइन करने वाले या मिलने वाली रियासत है हमारी अलवर रियासत। और एकीकरण में सबसे लास्ट में मिलने वाली रियासत जो 7वें चरण में मिली थी, रियासत कौन सी? सिरोही। तो एकीकरण में सबसे पहले मिलने वाली रियासत है अलवर और सबसे लास्ट में मिलने वाली रियासत थी हमारी सिरोही। तो ये एकीकरण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो भी आप ध्यान रखें। तो एकीकरण का टॉपिक लगभग समाप्त हो चुका है। इस एकीकरण के टॉपिक में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे या जो जनरली एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ हो, पुलिस कांस्टेबल हो या पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, या इवन प्रशासनिक सेवाएं जो हैं, RAS हो गया, उनमें है सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, हर भर्तियों में राजस्थान एकीकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया है, पूरी संभावना है कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आपने मेरे इन 3 वीडियो को ध्यान से सुना है तो राजस्थान एकीकरण का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार आप तीनों वीडियो को वापस सुने, पार्ट 1 को, पार्ट 2 को और पार्ट 3 को। तो ये था हमारा राजस्थान का एकीकरण, और राजस्थान के एकीकरण का सुंदरकांड आज समाप्त हुआ। जो मेरा 3 दिनों का प्रयास चल रहा था वो आज एकीकरण के टॉपिक के साथ वो समाप्त हुआ। तो आप ये ना समझे कि अगले वीडियो में नहीं बनाऊंगा, अगले वीडियो भी बनाऊंगा। तो एक टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है, और मैं चाहूँगा कि इस एकीकरण के टॉपिक को आप घर पे बहुत ध्यान से पढ़ें, और जब मैं कभी वापस एकीकरण से जुड़े हुए कुछ सवाल आपसे पूछूं तो वो सवाल आपके सही होने चाहिए। और अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरी हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक से कुछ फ़ायदा मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लिखें। जय हिंद अकेडमी भीलवाड़ा आप YouTube पे सर्च करें, नेट पे सर्च करें, आपको मेरे नंबर मिलेंगे। तो आपके कमेंट्स अगर मेरे तक पहुंचेंगे, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे, तो मेरा हौसला और बढ़ेगा, मैं और अच्छा प्रयास करूंगा। और मैं GK को आपको ऐसे ही कहानियों के रूप में सुनाऊंगा। अपना वाइट बोर्ड ये है, तो मैं इसी वाइट बोर्ड के ऊपर लिखूंगा। अपनी आवाज़ से लिखूंगा, आप अपने मन की आंखों से इस बोर्ड के ऊपर लिखते हुए देखना। तो ये अपना वाइट बोर्ड रहेगा, और ये आपका टीचर, आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ रहेगा। ये हमारी इतनी बड़ी क्लास है, कहाँ आप छोटी छोटी क्लासों में उलझ रहे थे, इतनी बड़ी क्लास है देखो। और ये हमारी गौ माता का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक हर एग्ज़ाम से पूछते हैं। तो आप बहुत गंभीरता से पढ़ें, शालीनता से पढ़ें, एकाग्रता के साथ पढ़ें, और इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी आपको प्रश्न आपके मन में रह गए हों, या मैं आपको नहीं बता पाया हूं, तो आप कमेंट के थ्रू लिख देवें, या मेरे जो मोबाइल नंबर ऑफिस के आप वो नेट पे सर्च कर लेवें, वहाँ आप व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, या मेरा फेसबुक अकाउंट भी है भूपेंद्र सिंह चारण के नाम से, आप मैसेंजर पे भी मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर कर पाऊँ। और चूँकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, कोई कंप्यूटर नहीं, रोबोट नहीं, तो अगर कोई तथ्य रह गया और राजस्थान के एकीकरण से जुड़ा हुआ,
तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और कभी अगले वीडियो में जब वापस आऊँगा मैं, तो अगर कोई तथ्य रह गया हो तो उस तथ्य का जिक्र मैं वापस आपके साथ कर लूँगा। लेकिन आप अपने लेवल पे भी और अधिक इस टॉपिक को पढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।